भारतीय जनता पार्टी की जब भी बात होती है तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक कैडर पर आधारित, बेहद अनुशासित और एकजुट संगठन। खासकर हरियाणा में तो ये छवि और भी मजबूत दिखती है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति की शान सतह के नीचे अक्सर बहुत कुछ उबल रहा होता है। आज हमारे पास जो सूत्र है वो हरियाणा बीजेपी के अंदर चल रही एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। ये कहानी है एक गुरु और उसके शिष्य की, जहां अब लगता है कि शिष्य गुरु की छाया से बाहर निकलना चाहता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच चल रहे सत्ता के संघर्ष की। बिल्कुल, और ये सिर्फ आप कहिए दो नेताओं के बीच की कोई व्यक्तिगत खींचतान नहीं है। इसके तार हरियाणा की बहुत ही जटिल जातीय राजनीति से जुड़े हैं, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और हाँ, आने वाले चुनावों की रणनीति से भी। ये इस बात का भी संकेत है कि कैसे राज्य का नेतृत्व अब शायद दिल्ली की स्क्रिप्ट के बजाय अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है। तो चलिए फिर इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये गुरु शिष्य का रिश्ता आखिर था क्या, इसमें दरार क्यों पड़ रही है और हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये गुरु शिष्य वाली बात आई कहाँ से, ये रिश्ता बना कैसे था। मनोहर लाल खट्टर, जो कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें ही नायब सैनी का राजनीतिक गॉडफादर माना जाता है ना? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। खट्टर ने ही एक तरह से सैनी के करियर को पंख लगाए। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और खट्टर ने उनकी क्षमता को बहुत पहले पहचान लिया था। सूत्रों के मुताबिक जब 2014 में खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सैनी को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। अच्छा। हाँ, और ये उस समय एक बड़ी बात थी। और ये सिलसिला तो फिर रुका नहीं, आगे भी बढ़ता ही गया। हाँ बिल्कुल, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो खट्टर ने ही सैनी को कुरुक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण सीट से टिकट दिलवाया। और वो जीत भी गए, सांसद बने। वो सांसद बने। फिर पार्टी के अंदर की राजनीति देखिए। जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात आई तो जाट नेता ओपी धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, मार्च 2024 का। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खट्टर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और सैनी को सौंप दी। उस वक्त तो ये एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। ऐसा लगा कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए एक नया चेहरा आगे कर दिया है और खट्टर जी को केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। रणनीति तो यही थी, मतलब नेतृत्व बदलकर एक साथ कई निशाने साधे गए। पहला, 10 साल की सरकार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी उसे कम करना। दूसरा, एक गैर जाट ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर जाट वोटों के सामने एक मजबूत सामाजिक समीकरण खड़ा करना। खट्टर केंद्र में चले गए, सैनी राज्य के मुखिया बन गए। कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तो फिर गड़बड़ कहां से शुरू हुई, ये दरार दिखनी कहां से शुरू हुई? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। टकराव का जो सबसे बड़ा और ताजा मुद्दा है वो है प्रदेश अध्यक्ष का पद। हाँ, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी को अध्यक्ष पद तो छोड़ना ही था। हाँ, एक व्यक्ति एक पद का नियम है। बिल्कुल। तो अब खट्टर चाहते हैं कि उनकी जगह उनके बेहद करीबी कृष्ण बेदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बेदी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और फिलहाल सैनी सरकार में मंत्री भी हैं। और मुख्यमंत्री सैनी क्या चाहते हैं? जाहिर है वो कुछ और सोच रहे होंगे। बिल्कुल, सैनी चाहते हैं कि जो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष हैं मोहन लाल कौशिक बड़ोली, जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, हाँ, उन्हें ही ये जिम्मेदारी स्थायी रूप से दे दी जाए। तो अब एक तरफ गुरु का उम्मीदवार है और दूसरी तरफ शिष्य की अपनी पसंद। ये सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि हरियाणा बीजेपी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में रहेगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हरियाणा की राजनीति में पहले भी हो चुका है। मुझे बंसीलाल और उनके गुरु भगवत दयाल शर्मा का किस्सा याद आ रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो हरियाणा की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु को चुनौती दे सकता है। भगवत दयाल शर्मा ने बंसीलाल को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में बंसीलाल ने ही उन्हें राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया और खुद सत्ता के शिखर पर पहुंचे। राजनीति में जब महत्वाकांक्षा जागती है ना, तो गुरु शिष्य परंपरा पीछे छूट जाती है। सैनी का ये कदम भी कुछ वैसे ही है। वो अब सिर्फ खट्टर के शिष्य बनकर नहीं रहना चाहते, वो हरियाणा के असली पावर सेंटर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये एक तरह का राजनीतिक विद्रोह है। ये तो हुई पद की बात, लेकिन हरियाणा की राजनीति में तो हर चीज के पीछे जाति का समीकरण होता है। इस मामले में वो कैसे काम कर रहा है? क्योंकि कृष्ण बेदी का वाल्मीकि होना और मोहनलाल कौशिक का ब्राह्मण होना, ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। संयोग तो राजनीति में कुछ भी नहीं होता।
यहाँ सारा खेल सोशल इंजीनियरिंग का है। हरियाणा की आबादी में करीब 21% अनुसूचित जाति मतलब एससी वोट है, लेकिन ये कोई एक वोट बैंक नहीं है, ये दो बड़े गुटों में बटा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा विस्तार से बताइए इस पे। एक गुट है चमार या रविदासिया समुदाय का, जो संख्या में सबसे ज्यादा है और पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वोटर माना जाता रहा है। दूसरा गुट है बाकी की 35-40 जातियों का, जिसमें वाल्मीकि, मजहबी, खटीक, धानक जैसी जातियां आती हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत चालाकी से इसी दूसरे गुट पर फोकस किया है। हाँ, मैंने डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी और आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात सुनी है। ये बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा था। बिल्कुल, बीजेपी ने यह समझा कि अगर पूरे एससी वोट को एक साथ नहीं साध सकते तो उसे तोड़ो। उन्होंने डिप्राइव्ड एससी का नैरेटिव बनाया और वाल्मीकि जैसे समुदायों को यह संदेश दिया कि आरक्षण का ज्यादातर लाभ चमार समुदाय ले जाता है, और वो पीछे छूट गए। इस रणनीति ने 2019 और 2024 दोनों चुनावों में बीजेपी के लिए शानदार काम किया। अच्छा। हाँ, और इन समुदायों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ आ गया। तो खट्टर का कृष्ण बेदी को, जो वाल्मीकि समुदाय से हैं, अध्यक्ष बनाने पे जोर देना इसी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। वो इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। एकदम सही। खट्टर का गणित ये है कि एक वाल्मीकि को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर वो इस समुदाय को एक बड़ा संदेश देंगे और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में अपनी सेंध को और गहरा करेंगे। ये एक आजमाई हुई रणनीति है। लेकिन मुख्यमंत्री सैनी का गणित अलग क्यों है? वो मोहनलाल कौशिक, एक ब्राह्मण को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वो इस समीकरण को नहीं समझते? वो समझते हैं, लेकिन उनका नजरिया अलग है। सैनी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनकी रणनीति एक अलग गठबंधन बनाने की है। वो एक ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाकर ओबीसी ब्राह्मण गठजोड़ को मजबूत करना चाहते हैं। हरियाणा में करीब 8% ब्राह्मण हैं, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। तो सैनी को लगता है कि इस गठजोड़ से वो गैर जाट वोटों को और ज्यादा मजबूती से अपने पाले में कर सकते हैं। बिल्कुल, उनका यही सोचना है। एक मिनट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम भी तो है। अगर कृष्ण बेदी अध्यक्ष नहीं बनते तो क्या वाल्मीकि समुदाय, जिसे बीजेपी ने इतनी मेहनत से अपने साथ जोड़ा है, वो नाराज नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं लगेगा कि इस्तेमाल करके छोड़ दिया? यही तो इस टकराव का सबसे बड़ा पीछ है। ये एक दुधारी तलवार है। अगर सैनी अपनी पसंद पे अड़े रहते हैं तो वाल्मीकि समुदाय में नाराजगी फैल सकती है। ये बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली छवि के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही अलग अलग सामाजिक समूहों के हितों में टकराव है। ये संतुलन साधना सैनी और बीजेपी आलाकमान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो ये अंदर की लड़ाई है, सोशल इंजीनियरिंग है जी। पर आम आदमी के लिए या पार्टी के भविष्य के लिए इसका मतलब क्या है? इसके बड़े राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके नतीजे काफी गहरे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सैनी का खट्टर से अलग रास्ता अपनाना ये साफ संकेत देता है कि राज्य का नेतृत्व अब दिल्ली या किसी पूर्व मुख्यमंत्री की परछाई में काम नहीं करना चाहता। खट्टर अब केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जाहिर है वो राज्य में अपनी पकड़ और अपनी विरासत को बनाए रखना चाहते हैं। सैनी की आजादी उनकी इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। ये दूसरा बड़ा असर है। हरियाणा में कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनाव के बाद काफी उत्साहित है। सैनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा अभी भी गर्म है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में पार्टी के अंदर की ये लड़ाई विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार दे देती है। वो जनता के बीच जाकर कहेंगे कि जो पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही, वो राज्य क्या संभालेगी। बीजेपी तो हमेशा पार्टी विद अ डिफरेंस की बात करती है। इस तरह की गुटबाजी से तो उनकी एक अनुशासित पार्टी वाली छवि को भी धक्का लगेगा। निश्चित रूप से। ये तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर गुरु शिष्य का ये विद्रोह सफल होता है तो ये दूसरे राज्यों के नेताओं के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को कमान सौंपी गई है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, दिल्ली में बैठे मोदी शाह ये सब देख रहे हैं, वो चुप क्यों है? क्या वो किसी का पक्ष ले रहे हैं या वो इस लड़ाई को बस होने दे रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। अभी तक केंद्रीय आलाकमान इस मामले में सीधे तौर पर दखल देने से बच रहा है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि वो सैनी को अपनी टीम बनाने और खुद को साबित करने का पूरा मौका देना चाहते हो। दूसरा, उनकी प्राथमिकता अभी नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं और वो उससे पहले पार्टी में कोई बड़ा फेरबदल करके माहौल खराब नहीं करना चाहते। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, मतलब उन्हें बीच में आना ही पड़ेगा। उन्हें आना ही पड़ेगा।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी में संगठनात्मक सुधारों की प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी होनी है, लेकिन अध्यक्ष पद का फैसला अभी भी लटका हुआ है। अगर ये खींचतान बढ़ती है तो ये पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ सकती है, जो किसी भी चुनाव के लिए सबसे जरूरी होते हैं। आला कमान को खट्टन के अनुभव और सैनिक की महत्वाकांक्षा के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर ये जो खींचतान है, ये सतह पर भले ही दो नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई दिखे, लेकिन इसकी जड़ों में सामाजिक समीकरण, सत्ता का संतुलन और राजनीतिक विरासत की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। बिल्कुल। खट्टर और सैनी के बीच की ये दरार पार्टी को उस वक्त कमजोर कर सकती है जब उसे सबसे ज्यादा एकजुट रहने की जरूरत है। हरियाणा में किसान आंदोलन, बेरोजगारी और मजबूत होता विपक्ष जैसी चुनौतियां पहले से ही मुंह बाए खड़ी हैं। अगर आला कमान ने इस विवाद को जल्द नहीं सुलझाया तो इसके नतीजे 2029 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकते हैं। और शायद ये भी सच है कि राजनीति में कोई स्थायी गुरु या शिष्य नहीं होता, सिर्फ हित और मौके होते हैं। ये जो हरियाणा में हो रहा है वो एक बड़ी बात दिखाता है। ये दिखाता है कि बीजेपी की वन साइज फिट्स ऑल वाली केंद्रीय रणनीति की भी अपनी सीमाएं हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग दिल्ली के वॉर रूम में सफल लगती है, वो जमीन पर स्थानीय नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत से टकराकर बिखर भी सकती है। गया शिष्य ही उसकी राजनीतिक विरासत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाए तो क्या ये किसी भी पार्टी में अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने के परंपरागत मॉडल पर ही एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा?